और आपने मैंने फैक्ट्स चेक किया कि प्रेसिडेंट के एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, तो वो थोड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। अभिभाषण में कहा गया कि 2014 में 14 के मुकाबले में एयरपोर्ट्स डबल हुए, 74 से बढ़कर 149 हुए। हाँ, अरे सुनो, अरे आगे सुनो। तो ये अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, 2014 में कुल 94 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 113 में 12 दिसंबर 2014 में 149 बताई जा रही है। इसमें 9 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रोम्स, और राज्यसभा के अनस्टार्ड क्वेश्चन में भी यही कहा गया। ये क्या आपने मुद्दे रखे हैं कि 149 हुए, ये सत्य से दूर है, ये आपने ही दिया है। अगर ये झूठ है तो आपकी ऑफिस की गलती है, आप ठीक करो। अगर ये सही है, मैं जो मान रहा हूँ ठीक बोलिए। और एक एम्स का भी मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये आप सबको मालूम है, फिर मैं उसका जिक्र भी किया। कम से कम प्राइम मिनिस्टर सुने होंगे, क्योंकि वो बार बार गुलबर्गा आते हैं और वहाँ पर उतरते भी है, जाते भी है, फिरते भी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते। वहाँ से बहुत प्रेम लगा है वहाँ से। दूसरी चीज़, 49 से लेकर अब 3 कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें आपने बोली, और जो उन्होंने, नेहरू जी ने जो काम किया उसके बारे में कभी आपने प्रशंसा नहीं की। जो देश के लिए जेल गए, देश के लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, और पंचवार्षिक योजना की उन्होंने नींव डाली। डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अगर कोई अपोजिशन का भी है उनको वो इज्जत देते थे, कहते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनकी सत्यता को छुपाने की बात आप करते हैं। सर, लिटरेसी रेट 1951 में 18.3% था और 13-14 में 74% हुआ। कितना हुआ? 74%। आज कितना है? 77%। नहीं देखो, टीका भी करना है तो तुम स्टैटिस्टिक्स हमारे भी पढ़ते जाओ, करो, डेमोक्रेसी है, हमारे कमियां निकालो। सिर्फ जलसी से बात मत करो, टीका मत करो बगैर सोचे समझे। नेहरू जी के बारे में, यही नेहरू जी का जमाना है ना। और देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साहब अगर हम उस वक्त पैदा होते तो आपकी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 इयर्स होती थी। आपकी 70 के ऊपर नहीं बढ़ती थी, मेरे 80 के ऊपर नहीं बढ़ता, उनका भी 70 तक आया, 71 तक, ये बढ़ता नहीं था। तो 70 साल तक बढ़ी, 32 इयर्स से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स। अब आपके जमाने में 69.27 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ। बोलो, 9 महीने कम हो गए। और दूसरी चीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी 165 डेथ्स पर 1000, ये 1951 के पहले था। तो 2013-14 में 38 डेथ्स पर 1000 इन्फेंट्स। क्या घटा, क्या बढ़ा? और आपके ज़माने में जो है वो 29 तक आया। और 38 करने के बाद भी क्या किया ये सरकार ने?
ये सब कुछ किया। प्राइम मिनिस्टर प्राइमरी स्कूल्स 2,09,051 में थे, 51 से पहले 13-14 तक 7,90,000 स्कूल्स बने। और आपके ज़माने में स्कूल्स कम हो गए इसलिए कि प्राइवेट को आपने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और 2021 में आपके 7.6 लाख हो गया। अपर प्राइमरी स्कूल्स 13,600 और 4,13,14 और 4,35,00,000 इन 2023 में हुआ। और सेकेंडरी हायर इंटर जूनियर कॉलेजेस 7,400 थे और हमारे ज़माने में 2,34,000 2014 में। अब 2,92,000। अब कॉलेजेस 630 थे देश में बिफोर 50 और आज 24 तक 36,639 कॉलेजेस, बड़ा घटा। सब आप जो जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप बहुत होशियार हैं। और उसके बाद में अब 43,000 बन गए। सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 725 अब 1,77,000 2024 तक और 1,94,000 3 साल में एक नहीं 2023 का 1,94,000 पहले 1,77,000 मतलब तो इसका 1,500 2,000 कुछ बढ़ गए। नेट इरिगेटेड एरिया ये तो किसानों के लिए 2,10,000 हेक्टर पहले थी और हमारे ज़माने में 13-14 में 6,80,000 हेक्टर्स, बड़ा क्या घटा। फिर आपके ज़माने में 7 लाख हेक्टर बन गया। तो अरे आप कुछ नहीं किए, ये किए सो बता रहा हूं और आप क्या किए वो भी बता रहा हूं। परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स 2.2% और 83% 2014 में रूरल हाउस होल्ड। अब आपने 12% बढ़ाया, 99% 2019 में फिगर एज इट इज है। ये अपनी अचीवमेंट है, इसको भी आप कंडम करते हैं। अरे आंकड़े हैं, इसको मिटा नहीं सकते आप दूसरे चीजों को मिटा सकते हो लेकिन इन चीजों को तो नहीं मिटा। इसीलिए आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं कर रहे? 2011 का है, 2021 का क्यों नहीं लाए? अगर लाए आपको मालूम होता कितने लिटरेट है, कितने हम आगे आए हैं, कितने ग्रोथ है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। क्यों नहीं कर रहे हैं 10 साल में? बाकी सारी चीजें कहते हैं लेकिन ये इसलिए नहीं, आपका पोल खुल जाएगा। क्योंकि सेंसस अगर बाहर आ गए, सच्चाई बाहर आएगी। सच्चाई जब बाहर आएगी आपकी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं, कुछ नहीं किए नहीं बोलो, मत बोलो। कुछ किए हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी आज देश में जिंदा है और आप भी हैं। नहीं तो डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लोग बहुत थे आपके पास, सब ब्रिटिशरों के पास चले गए थे नौकरी के लिए। सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कितना था यूपीए के जमाने में? 1,087.6
था। तो 426.2 ड्यूरिंग मोदी टाइम। और सुनो सुनो सुनो, आप बाद में बोलो ना। नहीं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं खड़गे जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जरा बताइए फिगर। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है वो उस वक्त अमाउंट जो होता है, पहले कितना था और अब कितना है? अरे उसी का बोल रहा हूं मैं। चेंज ड्यूरिंग यूपीए 1087.6%। अब क्या है 426, घट गया। अरे उसका ये गलत है बोल के आप दे दो, अरे ये गलत है बोल के दे दो भाई। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 302.3%, 142%। पर कैपिटा जीडीपी 244.7, अब 119। ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं, और मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ। ये रख देना सर, आपका नहीं ये ठीक रहेगा, रख देना। यही क्यों सारे चीजें रख देते? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक ही क्यों? हाँ। कार्रवाई का हिस्सा बनना। तो दूसरी चीज जो है, और हमारे मोदी साहब की गारंटी तो मैं पढ़ा, और सारे चीज़ें उसमें मैंने बताया किस ढंग से वो काम चल रहा है। और एक आखिरी दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पॉलिटिकल अपोजिशन, अब क्या है, अपोजिशन पार्टी को देखते ही ये सरकार को एलर्जी, जिसको देखे उसको अंदर डालो, ईडी, इनकम टैक्स, और जिसको डालो उसको अंदर लाओ और वॉशिंग मशीन में डालो, वो क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता। राज्यसभा में लाओ क्लीन। और 411 एमएलए इधर से उधर हो गए 10 साल में, तोड़ फोड़ में, और सरकारें गिराए, सरकारें बने। ये सब नीति आपकी ठीक है? आप इसको ठीक मानते हैं? और आप मेरे पास जब रहता है, मेरे पार्टी में जब रहता है, वो करप्ट और सब तुम्हारे पार्टी में आते कि दूसरे दिन ही वो अच्छा बन जाता है, उसका केस ठहरा जाता है, निकाला जाता है, और उनको सबको प्रोटेक्शन मिलता है। जो नहीं सुनता, आप नहीं सुनते जाओ जेल, सुनते आओ इधर। ये नीति आपकी है, और हमको बोल रहे हैं कि पाठ सिखाते हैं ये डेमोक्रेसी को, ये करे वो करे। तो ये जो इनकी हमेशा देखो भाई, सबको पाठ पढ़ाते हो, हाँ, ये तो नीति आप ही की है। हम कुछ यहाँ पर बोलते हैं तो उसके खिलाफ हिंदू मुसलमान लाते हैं। आज़ादी के पहले तो आपकी पार्टी ने, जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट करी थी 3 स्टेट में। खड़गे जी और उनके जो दूसरे किताब है वो भी पढ़ो, मालूम होता है। प्लीज। हाँ यस। मैं आप इतना बड़ा शरीर है, मैं उधर देख रहा हूँ, वो मेरे जैसे पतले हैं, उधर देख रहा हूँ। सर, नेहरू जी के संग्रहालय का नाम बदलने का क्या जरूरी था? हाँ, अरे नेहरू जी, एक जब वाजपेयी जी जो विपक्ष के नेता बन के प्राइम मिनिस्टर बने, शायद वो कैबिनेट रूम या कहीं, तो उन्होंने देखा तो फौरन बुलाया कि भाई यहाँ तो नेहरू जी की फोटो लगती थी, कहाँ है? नहीं साहब, वो ऐसा कोई बोले कि गवर्नमेंट बदल गई। अरे गवर्नमेंट बदल गई, वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर है, लेके आओ, लगाओ। ये है कम से कम अटल बिहारी का तो सुनो, ये बीजेपी नहीं है।
बीजेपी है तोड़फोड़ सरकार। खड़गे जी, हाँ, तो ये है कि ये, अरे जब सर मैं आपको बोलूं, कईयों बार जब अदानी साहब और अटल बिहारी साहब गुलबर्गा आते थे, हम रूम छोड़ के वेकेट करके उनको देते थे, हालांकि हम मिनिस्टर थे इलेक्शन के वजह। तो क्योंकि हमारे दोस्त उसमें थे, थोड़े पहले से क्लासमेट्स हुए थे, आके रिक्वेस्ट करते थे, सर तो तुम्हारा घर है, आप घर को जाओ, ये ऐवान शाही छोड़ दो। हम किसी को उस चंद्रशेखर का भी है, चंद्रशेखर का यहाँ उनके हाँ वह नीरज है, उठ उठ के बहुत बात करते हैं। उनके पिताजी को मेरे को सब अरेस्ट कर रहे थे 1971 में, 70 में, जब वीरेंद्र पाटिल वहाँ पर हमारे घर के बाजू में ही रहते वीरेंद्र पाटिल, उन्होंने हमको अरेस्ट करा था। उन्होंने 4 बार आए, कौन, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णाकांत, अर्जुन अरोरा, ये सब लोग प्रचार के लिए निकले। तो आज अरे ऐसा हम मिलजुल के बहुत से चीजें काम करते थे, यहाँ सब दुश्मनी से, हर चीज दुश्मनी से। अगर ऐसा देश अगर चलाने की कोशिश करे, ये रियली एक बहुत बड़ा देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, इस सदन को प्रोटेक्ट करने में भी आप फेल हो गए। जो डेमोक्रेसी को, ये तो टेम्पल है ना लोकशाही का, इसको भी प्रोटेक्ट करने में आप फेल हो गए। और जो लोग पकड़े गए, सर मैं बताता हूं कि हमको जो इंफॉर्मेशन पकड़े गए, उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमको इलेक्ट्रिक ये लगा के, मार के, धमका के हमको कहने लगा रहे हैं कि फलाना फलाना पार्टी का नाम लो। सदन में जो कूदे थे वो उन लोगों के बारे में उन्होंने तो अब एफिडेविट भी दिया है। तो ये है सदन की सुरक्षा। ये जो जनता से चुन के आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी ये ऐसा होता है। तो आप याद रखिए, किस किस को आप ये बनाना चाहते बलि का बकरा। तो आप दूसरी चीज, आपको मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, जो कुछ कहा हूँ और उसका उत्तर हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। खास करके मेरे पहले पन्नों से जो हमने लिया रिजर्वेशन का, उसके बाद किसानों का, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इसके बारे में तो ज़रूर वो बोलेंगे। और उसके बाद मैं आखिरी में ये भी कहता हूँ कि झारखंड की स्थिति क्या होगी। झारखंड में एक को तो तुम बुला के ईडी के केस में उसको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करने के बाद वो रिजाइन करे, गवर्नर के पास गए और उन्होंने अपना राजीनामा दिया, राजीनामा एक्सेप्ट हुआ। अगर राजीनामा एक्सेप्ट होने के बाद 43 लोग लाइन में बस में बैठे हुए थे, उनके सिग्नेचर लेकर उनको दिया, तब उन्होंने ये भी नामांकित किया कि फलाना फलाना चंपा सूरन उसको लीडर बनाइए हमारे पार्टी की तरफ से। तो वो आदिवासी नेता देने के बाद भी वहाँ के गवर्नर बोले मैं इसके ऊपर सोचता हूँ, और वहाँ पर तुमको संख्या बल रही। तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे कार में सॉरी बस में, तो संख्या बल। दूसरे दिन फिर वो जाके मिले, इतनी संख्या है हमारे पास। तो उनको बोले ठीक है, तो कल 12:30 बजे आप वोट ले लो। 12:30 बजे उनको बोले, फिर बोले कि विश्वास मत, मैं आपको डेट देता हूँ 8-10 दिन पे।
तो ये अपोजिशन के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? नीतीश साहब बिहार में राजीनामा दिए, 15 मिनट में राजीनामा स्वीकार हुआ। उनको वोट लेने की, शपथ लेने की टाइम भी दी गई और उन्होंने उसी वक्त अपना कैबिनेट भी फॉर्म किया। अरे आधा घंटे में एक का काम सब होता है, और यहाँ मेजॉरिटी रहते हुए एक ही पार्टी की, एक ही महागठबंधन की, उनको ऐसा करते। इज इट दिस डेमोक्रेसी सर? इज इट दिस डेमोक्रेसी? उसको, और ये भी ट्राइबल का आदमी है, लेने दिया सो वाला ट्राइबल, ले अब जो वोट लिया वो भी ट्राइबल। तो इस ढंग से अगर आप ट्रीट करते जाओगे तो लोगों का विश्वास उठ के चले जाएगा डेमोक्रेसी के ऊपर। और ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप बुरा न माने तो यहाँ प्रधानमंत्री कहाँ ये आखिरी इलेक्शन डिक्लेयर करते मुझे मालूम नहीं, इसके बाद इलेक्शन नहीं। मैं इतना पॉपुलर हो गया, डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है बोलेंगे, इससे ये दिख रहा। तो 16 घंटे में पार्टी बदलते, पलट मारते हैं। ये पलटू रामों को आप लोग सपोर्ट करते हो, जो सीधा सीधा आके आपको देता है उसको आप नकारते हो, ये ठीक नहीं है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि खैर तो ईडी, इनकम टैक्स बोल बोल के थक गए, उन्होंने तो इसको मानते नहीं, क्योंकि डराना एक ही उनके पास उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। हम देश का विकास चाहते हैं, उनका कहना, हम भी देश का विकास चाहते हैं। हम कभी, मैं तो खासकर कभी विकास के लिए किसी को भी मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और ये जोशी साहब मानते, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम वो पूछो मत पूछो हर एक को मदद करते थे। और हमारा एम क्या है कि अगर डेवलपमेंट हुआ, सड़क बड़ी हुई, क्या मेरे ही लोग चलने वाले हैं उसके ऊपर? रेल चली, क्या मेरे ही लोग बैठने वाले हैं? कोई हॉस्पिटल बना, क्या मेरे ही पेशेंट जाने वाले हैं घर के? तो ये अगर सोच आपके पास रही तो देश विकसित होता, नहीं तो मेरे लिए और हमारे लिए इतना ही बोल के चले तो दूसरों को सर्वजन सुखाए, क्या बोलते ना, हाँ, तो सर्वजन सुखाए कहाँ है? मैं तो ये बोलता हूँ बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, इसकी बात करो। उन्हों बोलते हैं हमारे दोस्त, तो मैं इतना ही बोला बहुजन सुखाए बहुजन हिताय। ये तो बुद्धा का कहना है, और बुद्धा ये 8वां अवतार, 8th अवतार आपने मानते हैं राम का, मानते नहीं? मुझे मालूम नहीं, साफ बोलना। 8वां अवतार, 9th अवतार, 9th अवतार बुद्धा का, विष्णु का 9th अवतार मानते। उसका भी कहीं पर नामो निशान नहीं, वहां पर कहीं बनने का नहीं, उनके स्तूप बनने का नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, उसीलिए बोला आप पूजा 9th अवतार की करो। 9th अवतार की करेंगे तो साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगा आपके दिमाग में। तो मैं टीका नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप ठीक बोले, ऐसे लोग जरा ज्यादा बढ़ गए तो बीजेपी ठीक हो जाएगा। सर, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, गरीब और कमजोर तबकों को न्याय मिले, ये हमारी नीति है जिस पर हम चलते रहेंगे। आप कितनी भी उपेक्षा करें, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। आखिरी में मैं ये कहूँगा, मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए, मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए, मेरी हर सांस बंदगी के लिए, मेरी हर सांस बंदगी के लिए मैं हवा के खिलाफ चलता हूँ। मैं हवा के खिलाफ चलता हूँ सिर्फ इंसान की खुशी के लिए।
धन्यवाद आपको, नमस्कार। आप बहुत शांति से इस बार सुने, इसीलिए आप और सभी को धन्यवाद। श्री